हम बहुत अच्छे मैम, बस आपका इंतज़ार कर रहे थे और बाज़ार पे निगाहें रख रहे थे। तो हमारा मैम आपसे बाज़ार पे व्यू लेंगे आखिर में, लेकिन उससे पहले चूँकि हम अब अपना खबरों का खेल हमारा सेगमेंट चल रहा है, उस पे जो है आपके एक एक करके ज़रा बातचीत हम करना चाहेंगे। ज़रा मैम सबसे पहले तो बात करेंगे वोडाफोन को लेकर के। 2-3 खबरें यहाँ पर आई हैं। एक तो जियो की रिपोर्ट आई है, वो कह रही है घाटा घट सकता है। आज रिजल्ट हैं और रिजल्ट के चलते जो है काफ़ी लोगों के सवाल हैं, काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशन है, और जिस तरीके से ये मोमेंटम दिखाता है तो लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आपकी टिप्पणी क्या कह रही है? लोग जियो फाइनेंशियल की रिपोर्ट करी घाटा घट सकता है, आप क्या सलाह देंगे? अभी बोर्ड आइडिया में रिजल्ट से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, रिजल्ट से पहले तुरंत मत आओ अगर आप इम्पेशंस या फिर आप वोलेटिलिटी को अवॉइड करने वाले पर्सन हैं तो। लेकिन घाटा घटना उस कंडीशन में जबकि एक कंपनी को एक ऑलरेडी एक लिटिगेशन का केस चल ही रहा है गवर्नमेंट केस को लेकर के, जिसमें कि कंपनी को एक रियायत मिल सकती है। तो ये सारी जो चीजें है ना, एक अच्छी सी खिचड़ी बन सकती है वोडाफोन में ट्रेडर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आप इसको अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं, एनीवेज पहले से भी है क्योंकि हो सकता है वो, क्योंकि हमने इसको कई बार कवर किया है। तो बोथ द केसेस 7 रुपए 70 पैसे, अब स्टॉप लॉस है, पहले 60 पैसे था, अब 7 रुपए 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस है जो मेंटेन करके चलना चाहिए अगर आप 9 रुपए 60 पैसे पर आज के रेट में बायर बन रहे हैं। मेरे जो फर्दर स्ट्रेस टारगेट्स हैं 11, 12 और 14 रुपीज के अभी भी अचीवेबल मुझे लगते हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। अभी कोई इन लेवल्स पे 9 रुपए 59 पैसे, 9 रुपए 60 पैसे पे कोई रिजल्ट के पहले कोई नई खरीदारी करने की सलाह तो नहीं है ना? थोड़ा रिस्की जाए। काफी रिस्की हो जाएगा कहीं अगर कुछ रिजल्ट में कुछ गलत निकल आया, क्योंकि फिर सर्किट ही लगते हैं इसमें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें एलसी यूसी जो है ना वो लगते हैं, वो कहने की नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग जो है ना वोडाफोन के अंदर। चलिए अगली कंपनी पे जरा बातचीत करते हैं। वोडाफोन पे थोड़ा सा संभल करके रहें, बाकी नतीजे आ जाएंगे कल, थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकर के आइए जरा अगली कंपनी जो है सुज़लॉन। सुज़लॉन भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ रहती हैं मैम। इनकी होने वाली है बोर्ड बैठक 12 दिसंबर को, अब से करीब 1 महीने बाद, और यहाँ पर ये कंपनी जो है कई सारे फैसले लेने वाली है। रीऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व के रिक्लासिफिकेशन पर प्रस्ताव पर विचार होगा, और भी कई सारे फैसले महत्वपूर्ण लेने वाली है कंपनी। मैम ये नतीजे अच्छे रहे, शेयर नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा शेयर में लगातार प्रेशर जो बन रहा है, अब वो काफ़ी सारे दर्शक जो है अब वो कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या है सुज़लॉन को। तो मतलब सामान्य तौर पर लास्ट क्वार्टर तक जब भी रिजल्ट आते थे और रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो 1-2 दिन तो मतलब 3-4 दिन तूफानी रैली रहती थी, अपर सर्किट। इस बार नहीं चल रहा, क्या टिप्पणी रहेगी? क्या करें अभी 56-57 पे? देखिए 56-57 पर बायर बनिए, और बायर बनिए थोड़े से स्ट्रेस टाइम के लिए। कम से कम आप 9 महीने से लेकर के 2 साल का समय दो, ही अपने हिसाब से चलेगा स्टॉक। इसका नेचर ही ऐसा है विपुल जी कि थोड़ा सा चलता है, फिर इसकी एक वाइड रेंज है जिसमें कंसोलिडेट करता है लंबे समय तक, फिर उसके बाद में जैसे उस रेंज को ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी रैली बनती है। अभी जैसे अगर मैं इसके हिसाब से समझू, रिसेंटली जनवरी से लेकर के जनवरी 25 से लेकर के मई 25 तक ये चल रहा था सिर्फ 57 रुपए से 49 रुपीज की रेंज में, ऊपर जाता है नीचे आता है, इसी रेंज में ये काम कर रहा था। एंड इसके बाद जो हाई बना था वो 72 रुपए के लगभग का था। ये समझाना जरूरी है क्योंकि सवाल बहुत आएंगे इसको लेकर के अभी। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक और समय था, मार्च से लेकर के लगभग एक पुराना समय, मार्च से लेकर के लगभग जुलाई का भी एक मंथ ऐसा था जिसमें कि ये 50 रुपए से 35-40 रुपए की रेंज में एक लंबी अवधि तक ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया पूरे रेंज का, मंथली ब्रेकआउट इस पे काम करते हैं, वीकली या फिर डेली वाले नहीं करते। दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद जो यहाँ से रैली बनी 50 रुपए के बाद से ये गई लगभग 85 रुपए तक, परसेंटेज वाइज 80% है। तो इसको समय देना पड़ेगा, इसकी चाल आप तो बदल नहीं सकते, ना ही मैं बदल सकती हूँ। अब ये जैसा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, और अगर वो पटता है, समझ में आता है, तो ही इसमें पैसा लगाना है। अब ये रहेगा, ये पॉजिटिव आउटलुक है। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस का आउटलुक बहुत अच्छा है, और मोनोपोली डुओपोली कंपनी है, तो ज्यादा नाम है नहीं इस इंडस्ट्री में, और इसमें ग्रोथ रहेगी, ये बात मान के चलिए। तो यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टर बन रहे हैं, आप ये समझे कि आपको इसमें डाउन साइड या फिर स्लगिश मूवमेंट जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड, वो रहेगी इसमें, इसका नेचर ऐसा वाला।
लेकिन अगर जब आप ये जैसे ही इस रेंज के बाहर आता है, आज ये 57 रुपए पर है, ये 90 रुपए पर कब आएगा, कितनी फास्ट चला जाएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको पता भी नहीं चलेगा। बट फॉर दैट वन हैज टू बी इन्वेस्टेड इन दिस, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं बन पाएगा, ये मुश्किल बात जाएगी। सो ये आउटलुक क्लियर रखें। अगर आप 57 रुपए पर आज खरीदार बन रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कम से कम आप 40 रुपए का तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो 95 रुपीज का टारगेट, अगर एक स्ट्रेच्ड वे में बात करें तो अगर ये आपको कंफर्टेबल है तो इसमें बायर बन सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि पैसा लगाने से पहले जो एनालिसिस जरूरी है वो कर लें आप, लगाने के बाद तो सिर्फ पेशेंस रखा जाता है। चलिए ठीक है, ये बात आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए सुजलॉन को लेकर के, तो थोड़ा सा करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए, ये अंबाला जी का कहना है। चलिए फटाफट अगली कंपनी लेकर के आइए और उस पर बातचीत कर लेते हैं। अगली कंपनी जिस पर की खबर है वो है टाटा मोटर्स। आज 1% के आसपास की अब मजबूती आ गई है, तो 411। मैम बहुत टाइम से एक रेंज में है, एक नया एक्विजिशन इन्होंने किया है इटली के अंदर, और इटली सरकार ने टाटा मोटर्स के इस एक्विजिशन को सशर्त मौजूदगी भी दे दी है, नए अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है वहाँ की सरकार ने। 3.8 बिलियन यूरो, लगभग 4.36 बिलियन डॉलर, 436 करोड़ डॉलर में खरीद पर सहमति बन गई है। और आपको बता दें इटली की सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी है इन्वेको के अधिग्रहण का रास्ता अब जो है वो पूरी तरह साफ हो गया है। मैम ये रेंज से बाहर नहीं निकल रहा, क्या करें टाटा मोटर्स, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए टाटा मोटर्स, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लोजर दूंगी कि अभी हमने पिछले हफ्ते ही इसमें लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में करवाई है, और यहाँ से एक क्वार्टर का ऑलरेडी हम स्प्लिट के बाद, डीमर्जर के बाद ऑलरेडी इसमें जो एक मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है वो बन रही है पॉजिटिव। जो डेटा आया है वो पॉजिटिव है, हालांकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है, लेकिन जो एक एस्टिमेट चल रहा है मार्केट में कि जो ऑटो सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी हम टाटा मोटर्स के पर्सनल व्हीकल सेगमेंट की बात हो रही है। टाटा मोटर्स पीवी पर्सनल व्हीकल की आज बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि डिमर्जर हो चुका है, लिस्ट होगी अगली कंपनी नवंबर वगैरह में, तो तब उसको देखेंगे, यानी इसी बीच में शायद से। यहाँ से डिस्क्लोजर के बाद अब यहाँ से जो व्यू बनता है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आज अगर आप एक रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ही डिफाइंड और छोटा है, जिसके अगेंस्ट में पॉसिबिलिटीज जो है गेन की वो काफी अच्छी बनती है। तो 412 पर लेना चाहे ले सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं अगर आप, तो आप इसको 440 के बाद भी, 440 इज द फर्स्ट टारगेट जो अचीवेबल है, तो 440 के बाद भी अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा समय देने पर आपको एक अच्छा गेन यहाँ पर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाय। आप 440 का वेट करिए, 475 का वेट करिए, और इसके बाद भी आप इसको होल्ड कर लीजिए, पैसा बना के दे देगा ये। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा फटाफट जो है स्क्रीन पर, और वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें जो है निकल करके आई है। और अगली कंपनी जो है वो है मारुति। अच्छा, टाटा मोटर्स के बाद अब आ गया मारुति। मारुति में जो है सुजुकी मोटर गुजरात का मारुति सुजुकी इंडिया में मर्जर को मंजूरी दे दी गई है। एनसीएलटी दिल्ली बेंच ने एसएमजी का पेरेंट कंपनी मर्जर को मंजूरी दी है, और कंपनियों की ज्वाइंट याचिका पर एनसीएलटी ने यह फैसला सुनाया है। ट्रांसफर स्कीम की अपॉइंटमेंट डेट 1 अप्रैल 2025 तय की गई है। चलिए इस बीच जो है मारुति को लेकर के आते हैं, ये भी इंट्राडे हाई के आसपास, 0.25% के आसपास की मजबूती। मैम टिप्पणी आपकी क्या रहेगी मारुति को लेकर के? बाय है, यहाँ से बाय करिए, रिस्क बहुत छोटा सा है। एक इंट्राडे स्टॉप लॉस लगा, स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 15,140 पर, और अभी ये 15,600 के पास में है। टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखे स्विंग ट्रेडिंग में भी 15,850 का मिनिमम, और इसके बाद अगर आप इसको रख सकते हैं एट अबव द कॉस्ट, तो आप इसको लगभग 16,200 के लिए भी रख सकते हैं। सो स्विंग के लिए भी बायेबल है, और शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो भी बायेबल है। चलिए ये बात मारुति को लेकर के आई है। अब जरा एक और कंजम्पशन स्टोरी से जुड़े हुआ शेयर लेके आते हैं, वो है हैवेल्स। हैवेल्स पे क्या खबर है जरा स्क्रीन पर देखते हैं। एचपीएल ग्रुप के साथ चल रहे ट्रेडमार्क विवाद जो इनका था उसको जो है सुलझा लिया गया है, समाप्त किया गया है। आज आधे % के आसपास की मजबूती। हैवेल्स के नाम को लेकर के थोड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी को इन्होंने निपटाया है। चलिए इस बीच जो है समझौते के तहत हैवेल्स एक मुश्त 129.6 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। आज करीब करीब आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। एचपीएल ग्रुप भविष्य में इस नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये भी कहा गया है। मैम 1457 1457 के आसपास चल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें बायर हूं, मतलब अगर नजर आउटलुक समझ रहे हैं तो इसमें बाइंग का बनता है, बहुत ही अच्छे लेवल पर ये अभी अवेलेबल है। साथ में जो 130 करोड़ के लगभग की ये जो भुगतान है
जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 90 करोड़ से पार हो चुका है, उसके लिए एक अमाउंट जो है छोटी छोटी अमाउंट बनती है। साथ में आपको ये भी समझना है कि 90 करोड़ की इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% का गेन भी लिया है, तो इसके पास प्रॉफिट है। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लगभग, अगर हम देखें तो लगभग 12-13 हजार करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इन टर्म्स ऑफ जब बात आती है लीगल केसेस में, तो ये बड़ा कंसर्न था जो कि रिजॉल्व हो गया, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसको एक रिलीफ देने वाला है। तो ये एक न्यूज जो है पॉजिटिव है और जो हमें प्राइस में भी दिखेगी आगे। नाउ यहाँ 1457 पर ये भी चल रहा है, और यहाँ से एक अगर हम बाइंग का व्यू लें तो हमें कम से कम यहाँ पर 1550 का एक पहला टारगेट आते हुए दिखता है, और यहाँ इसके बाद 1680 का भी एक टारगेट मिलेगा। लेकिन इसमें आपको एक मुश्त में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक बार पॉसिबल है, चांसेस बनेंगे कि ये वापस से ड्यू टू सर्टेन रीजन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर ये आपको 1390 के पास वापस मिले, जो कि इसका रीसेंट सपोर्ट है टेक्निकल प्राइस पर अगर बात करूं तो वहां थोड़ा बहुत एड ऑन करने की हिम्मत रखिएगा। कंबाइंड स्टॉप लॉस रखिए 1350 पर, और टारगेट्स के लिए वेट करिए, इसमें जगह है। इसमें जगह है। चलिए, हैवेल्स के बाद अशोका बिल्डकॉन ले आते हैं। एक बड़े ऑर्डर की खबर है, 539 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेडेशन का वर्क ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर बड़ा है, मतलब 500 करोड़ अशोका बिल्डकॉन के लिए 1% के आसपास की, 0.25% के आसपास की। मैम 200 के आसपास कैसा लग रहा है अशोका बिल्डकॉन? 200 के आसपास ले सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर लिमिट रखिएगा। उसका रीजन सिर्फ एक है कि कंपनी न्यूज के बेस पर रिएक्ट 5000 करोड़ की 5,500 करोड़ की कंपनी है, इस मायने से थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर रखिए। लेकिन एक और चीज है, अमूमन अगर पैसा बनता है, अगर कंपनी फंडामेंटल ठीक है, बैलेंस महंगी नहीं है, फाइनेंशियल्स ठीक है, तो ऐसी जगह पर जनरली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देती है। तो यहाँ पर रिस्क लेना बनता है, तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, मार्केट वैल्यू से कम है इसकी फिलहाल अभी सेक्टर से, और प्राइस चार्ट भी जो बता रहा है उस वहां पर भी आपका जो रिस्क है वो छोटा है। तो 201 के पास में ये अभी है, 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट एक्सपेक्टेशन 220 से लेकर के 265 की रख सकते हैं। ठीक मैम एक दो रिजल्ट जरा फटाफट देख लेते हैं, फिर आईपीओ बाजार के लिए हर्ष आ चुके हैं हमारे पास, उस पर बात करेंगे। नाल्को जरा देख लीजिए, आज सुबह से काफ़ी अच्छी तेजी है। दो चीज़ों का फायदा मिल रहा है आज की इस तेजी में। एक तो हम देख रहे हैं कि जो यूएस शटडाउन है वो समाप्ति की बात हो रही है, उसके चलते आज मेटल पैक में अच्छी मजबूती, और नतीजे काफ़ी नाल्को के अच्छे रहे। 36% की मजबूती प्रॉफिट में रही है, 1430 करोड़ रुपए। रेवेन्यू जो है 31.5% बढ़ा है, एबिटा करीब 25%। मार्जिन्स पे भी काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, और नाल्को आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी 258 पे 10% की तेज़ी। मैम क्या अभी खरीद सकते हैं क्या नाल्को को? देखिए, खरीदिए सिर्फ तब जब आप इसको आज से लगभग 6 से 12 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो क्योंकि पीएसयूज में वैल्यूएशन की वजह से, अच्छे रिजल्ट्स की वजह से अभी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी चलना शुरू हो चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स अभी से, तो वहां पर अगर आप अभी एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है, आपकी अवधि स्टॉप लॉस जाने दीजिए, लेकिन आपका जो नजरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आप 6 से 12 महीने होल्ड करेंगे तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता कि अब इसमें हिट होने वाला है, यहाँ से 220 का भाव अब नहीं आएगा डाउन द लाइन 1 ईयर, तो मेरे हिसाब से इसमें बायर बना जा सकता है। और आप स्टॉप लॉस टारगेट आप एक्सपेक्ट करें यहाँ से लगभग 280 का पहला, एंड अगर मैं एक और स्ट्रेच टारगेट की बात करूं तो 320 तक ही आराम से जाएगा। ये तो जल्दी हो सकने वाले टारगेट है, इसके बाद भी अगर आप चाहें तो ट्रेल करके रख सकते हैं, 1 साल का अगर नजरिया है कंप्लीट तो। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी जो है मैम, जिसमें आज हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स पे काफ़ी हमारे पास क्वेरी रहती है। आज जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी धुआंधार रहे हैं, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया मैम। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 29.7। एबिटा 55% से ज़्यादा बढ़ा है, 497 के करोड़ के आसपास, और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है। कल्याण ज्वेलर्स पे काफ़ी दिनों से काफ़ी सवाल आ रहे थे, बहुत लोग बायर बने हुए हैं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स को अभी क्या होल्ड करना चाहिए, नतीजों के बाद क्या खरीदना चाहिए, और इतने अच्छे रिजल्ट के बाद चल क्यों नहीं रहा शेयर? देखिए, कई बार क्या होता है कि डर रहता है, सिर्फ रिजल्ट अच्छे हैं, नतीजे अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स कंपनी की जो ग्रोथ की अगर बात करें तो वो भी वहां पर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं गोल्ड सेगमेंट को लेकर के एक मिसकंसेप्शन भी है मार्केट में। उससे भी ज्यादा एक और चीज है कि इतना सब कुछ अच्छा है तो चल क्यों नहीं रहा, तो वहां पर एक मेजर बात आ जाती है वैल्यूएशन की। ये सब कुछ अच्छा आप किस भाव पे करवा रहे हो, तो इस चीज को समझने के लिए आज इसका सेक्टर लगभग 24 के मल्टीपल पर है,
और ये कंपनी लगभग 56 के मल्टीपल्स पर है। जी। तो इतना अच्छा इस भाव पे, इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। दैट इज द ओनली थिंग कि इसको ये टाइम दे रहे हैं, दैट्स ऑल। वही एक चीज है जिसकी वजह से ये करें क्या लेकिन मैम इसमें जो अभी? इसमें बायर बना जा सकता है। अभी आप इसको 510 के भाव पर खरीदिए अगर आपका आउटलुक थोड़ा सा होल्ड करने लायक है। और टारगेट जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे, मेरी नजर में तो 510 से सीधा 600 की छलांग मारेगा ये। तो 600 के लिए इसको खरीदा जा सकता है। उसके बाद 720 तक बड़े टारगेट से ये, इसके बाद 720 तक भी होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा थोड़ा डीपर 460 पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन के रिजल्ट कैसे लगे आपको? क्या वहाँ पे कोई गुंजाइश है? काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी फ्राइडे के सेशन में, अब 5% से ज़्यादा टूट गया है। और कितना गिरने के बाद आपको लगता है यहाँ पर बायर बनना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप इसको 250 के भाव पर भी खरीद रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो बन सकती है वो 230 तक ही बन सकती है। तो धीरे धीरे मोड पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्राइस एक बार तो आएगा। तो आप चाहे तो आज ग्रेजुअल मोड पर, ताकि आप इसको ट्रैक कर सकें, 250 पर खरीदे कुछ, और 230 तक ये जो 20 रुपए की रेंज है ये बायएबल रेंज है। इसमें जो टारगेट दोबारा बनेंगे वो 300 ऑनवर्ड्स ही बनेंगे पहले टारगेट्स। और स्टॉप लॉस जब लेकर के चलें आप 210 इज मोर देन इनफ, जो कि लगता नहीं है कि जल्दी आएगा। मतलब ये पहले टारगेट हिट करेगा तब नीचे के भाव पर कभी आया किसी रीजन से तो हो सकता है, बट इट इज गुड। ठीक मैम, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। कभी कभी खबरें मिलती नहीं हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब इतनी खबरें लेने के बाद भी इतनी सारी खबरें छूट गई, बड़ा अफसोस होता है। दिन दिन की बात है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब ढोल नगाड़े बजाइए अगले सेगमेंट के लिए, जिसका नाम है आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश में लगातार हमारी टीम लगी रहती है। चाहे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लाना हो या फिर हर्ष का जो है तमाम फाइनेंशियल को खंगालना हो, क्या कुछ चल रहा है, ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, ये तमाम चीज़ों को समझने जानने की कोशिश इस सेगमेंट में होती है। हर्ष हर भाई हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज कौन कौन से आईपीओ पे बातचीत करने वाले हैं? आज तो एक लिस्टिंग भी देखने को मिली जी, तो लेंसकार्ट के ऊपर, ग्रो के ऊपर और पाइन लैब्स के ऊपर एक बार हम लोग बात करते देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। मच अवेटेड था और आप देखिए इसकी लिस्टिंग होती हुई देखिए, लेकिन निराश होते हुए देखे निवेशक यहाँ पर। और आप देखिए 402 के भाव का आसपास का एक शू प्राइस था यहाँ पर। जो लिस्टिंग हुई एनएससी के ऊपर 395 पे हुई, यानी कि सीधे तौर पर 1.7% जो है डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला। बीएससी की लिस्टिंग बात करें उससे भी नीचे होती हुई देखिए 390 के पास, और करीब करीब यहाँ पे 3% जो है वो नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिखी। लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक कहेंगे अब बढ़त बनती हुई दिखी। लेकिन अभी जो अगर हम लोग देखें फिलहाल एक फ्लैट कारोबार जो है स्थिति देखने को मिल रही है। चलिए, तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग आज थोड़ी सी क्या मतलब सुस्ती रही है मैम। ये मतलब लेंसकार्ट का आईपीओ, एक तरफ तो आईपीओ बाजार में जो हलचल थी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा चर्चा लेंसकार्ट को लेकर के, और जैसे कोई कुछ बोल रहा था ट्रोलर्स आ जा रहे थे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब क्या करें? क्या जिनके लग गए हैं और अभी तक नहीं बेचा है होल्ड करें? जो लोगों को अप्लाई करना चाह रहे थे मौका नहीं मिला या उनको उनके हिस्से नहीं लगे आईपीओ, तो क्या अभी भी खरीद सकते हैं? क्या टिप्पणी? अभी मत खरीदिए। देखिए आईपीओ ये पहले ही महंगा आईपीओ था, और इसको पहली बात तो जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव थे कि आपको प्रीमियम लिस्टिंग चाहिए थी, लेकिन अगर वो डिस्काउंट मिल रही है या एट पार मिल रही है तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। उस केस में निकलना होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू वर नॉट इन्वेस्टर, आपने सिर्फ आईपीओ अप्लाई किया था, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू इन्वेस्ट इन दैट। तो वो नजरिया मिक्स नहीं करना है। आपको चाहे डिस्काउंट मिला है या आपको प्रीमियम मिला है, आप निकल जाइए इसमें से, बिकॉज दैट वाज योर ऑब्जेक्टिव, राइट? तो पहले वो क्लैरिटी रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहले से इसमें आईपीओ के दिन के लिए आए थे, फिलहाल निकल जाओ और फोमो मत लाइएगा। फोमो कई तरह से होता है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि ये मार्केट जो है रिग्रेट प्लेस है। आपको अच्छा मिला तो आपको लगता है कि वो और चला गया, फिर आपने जहां से बेचा नीचे गया, जो मिला वही आपका है। वो बात को क्लैरिटी समझ ले। तो फिलहाल अगर आप आईपीओ लेंसकार्ट में आपको मिल गया था,
बुक कर लीजिए, और अगर ये ऊपर थोड़ा बहुत चला जाए तो पोमो एंट्री री एंट्री मत लीजिएगा। रही बात सेकेंडरी मार्केट में क्यों इसमें वापस एंट्री ले या ना ले, मेरे हिसाब से अभी आप इससे थोड़ा सा दूरी बनाइए और देखिए कि इस तरह के अगर महंगे आईपीओज मल्टीपल्स पर अगर आते हैं तो उसका मार्केट क्या हाल करती है, अच्छा या बुरा। तो उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर्पज से भी आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदने का मेरा कोई अभी एडवाइस नहीं है। तो अभी जिन्होंने पैसे नहीं लगाए हैं उनको इससे दूरी रहना चाहिए, है ना मैम? अभी के लिए दूर रहिए उसको। एक कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो स्टडी और आपकी लर्निंग के काम आते हैं। पढ़िए फिर इसको लेकर के आप लोग ये मैम की सलाह है। लेकिन मैम जिन्होंने पैसे लेकर लगा, के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकर क्या परेशान हो वो दिक्कत होगी। तो जिनको 1-2% का लॉस हो रहा है कि लॉस लेके निकले या फिर वेट करें, क्या ये भी तो बता दीजिए। लॉस लेके निकल जाइए, उससे अच्छे मैं कुछ स्विंग ट्रेड दे दूंगी, वो 1-2% वहां से हो जाएगा। बहुत शानदार मैम, ये जो आपके अंदर कला है ना, अद्भुत। चलिए चलते हैं अगले आईपीओ के बारे में जानने के लिए। जी हर्ष, बताइए अगले आईपीओ के बारे में। बिल्कुल सर, और बल्कि मैं एक आंकड़ा भी देख रहा था सर, जो मैम बात कही थी कि 11 में से 7 आईपीओ जो अभी तक नंबर्स आए हैं जो न्यूली पिछले लिस्टेड हुए हैं, पिछले साल हुए हैं यहाँ पर, और न्यू एज टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स उसमें से 7 जो है वो लॉस मेकिंग हो गए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से जो नई कंपनीज आ रही हैं, पहले वो प्रॉफिट में आईपीओ में दिखाती हैं, उसके बाद फिर आप देखिए कि लॉस साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब हम लोग ग्रो की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और आप ग्रो को देखें तो QIBs का अगर आप आंकड़ा देखें यहाँ पर तो देखिए 22 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे NI की बात करें, यहाँ पे 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन देखिए यहाँ पे 9.43 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल देखिए 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता दिखा है। इसके लिस्टिंग है 12 तारीख को, लेकिन ग्रे मार्केट को लेकर निवेशक लगातार कंसर्न बने हुए ग्रो को लेकर कि क्या होगा, क्योंकि इस कंपनी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो निवेशक हैं काफ़ी ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम लोग देखें तो 5 रुपये ये घट गया है पिछले कुछ दिनों से, लगातार इसमें देख रहे हैं हम लोग कटौती देखने को मिल रही है। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 5 रुपये के आसपास आ गया, यानी 5% लिस्टिंग गेंस, 105 के भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। 105 के भाव पर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। मैम ये सबके ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते जा रहे हैं, ग्रो में भी कोई खास उम्मीदें अब बची नहीं हैं, खास तौर से हाल फिलहाल के आईपीओस को देख करके। आपको लग रहा है प्राइमरी मार्केट अब थोड़ा सुस्त होगा आने वाले दिनों में, और ग्रो से क्या उम्मीद है आपकी? ग्रो से आप सिर्फ अगर इन्वेस्टर है तो ही पैसा लगाइए। फिलहाल ग्रो में भी सिमिलर पैटर्न है, आप उस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते। इंडस्ट्री जरूर अलग है, थोड़ी सी पुरानी इंडस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज्ड है, बट यहाँ पर भी कुछ चीजें सिमिलर हैं। महंगा मल्टीपल, दूसरा QIB का जो कुछ डॉट्स मिला लेते हैं, चलिए यूजर्स को भी समझ में आएगा। QIB 75% यहाँ पर भी, और जो प्रमोटर की होल्डिंग्स है तो यहाँ पर वो घट जाएगी। तो ग्रो को लेकर के मैं सिर्फ, अगर आपका इन्वेस्टिंग का माइंडसेट है, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे 2 चीजें यहाँ पर परेशान वाली लगती है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रीमियम एक्सपेक्टेशन प्रीमियम लिस्टिंग में उतनी नहीं मिलेगी जितनी की होनी चाहिए। तो उसका सबसे पहला तो रीजन है कि ये कंपनी महंगे मल्टीपल्स पर आ रही है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका जो सबसे ब्यूटीफुल थिंग इन्होंने रखा है अपने आईपीओ में, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड बहुत मैटर करता है सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करने के लिए कि ये सस्ता है ये महंगा, ये चीज हमेशा यूजर देखता है। तो 95 रुपए से 100 रुपए के पास में ये लिस्ट हो रहा है, इसी रेंज प्राइस बैंड जो इसकी आई है, लोअर एंड अपर। तो मेरे हिसाब से एक एप्लीकेशन तो बनती है, तो आप इसमें अप्लाई करिए। लेकिन अगर ये आपको लिस्टिंग के दिन 5% डिस्काउंट या फिर 5% के ऊपर का गेन कुछ भी दे, उस दिन लेकर के निकल जाइएगा। चलिए ठीक है, तो उसी दिन निकल जाना है, ये सलाह आपके लिए अच्छी है। तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या करें फिर बेचारे? बहुत लोग कह रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पहले बात हो रही थी। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए लिस्टिंग वाला इसलिए बात करना पड़ता है क्योंकि जिससे लिस्ट हो जाएगी फिर आएंगे वो लोग, राइट। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बिल्कुल रख सकते हैं। ये जो प्राइस बैंड है ना विपुल जी, ये अच्छा प्राइस बैंड है, और इसमें कंपनी के पोटेंशियल और मैनेजमेंट का जब आप थोड़ा सा देखते हैं ना, तो वो एक कंसंट्रेटेड लोग दिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अभी सिर्फ इनमें मैनेजमेंट का 28% का ही यहाँ पर इक्विटी है, जो आईपीओ के बाद में और कम हो जाएगी। तो वो चीज बरकरार रहे, वो पोजीशनिंग जो मार्केट में इन्होंने अचीव किए वो बरकरार रहे, इसके लिए सिर्फ आप 6 महीने का डेटा देखिएगा। अगर वो ठीक ठाक है तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। आईपीओ के साथ अगर आप थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं उसको, नजरिया जो है, थोड़ा दायरा अगर बढ़ा लेंगे तो ये मल्टीफोल्ड हो सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर इसको लेकर के आई है, क्योंकि विरोधा का भी कोई फिलहाल नहीं है आईपीओ इंडस्ट्री में आने का, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है मैम, ये है कि अंबाला मैम की निगाहें हर तरफ रहती हैं।
हर्ष बताइए, आपकी निगाहें कहाँ है अगली? जी, पाइन लैब्स के ऊपर। और पाइन लैब्स की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड डे है आज। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बहुत ही ठंडा रिस्पांस आप देखिए, 0.39% के आसपास सब्सक्राइब होता दिखा है। अगर आप एनआईआई का आंकड़ा देखें तो 20% के आसपास है। रिटेल पार्टिसिपेशन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पे, और टोटल आप देखें तो ये आधा 0.50x के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बार, देखिए तमाम चीज़ें। कंपनी जो है बेसिकली फिनटेक कंपनी है, दूसरी कंपनियों की ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने में मदद करती है। अमेजोन और तमाम तरह की बड़ी कंपनियों की बात करें तो उसमें एक एग्रीगेटर, और साफ तौर पे जो आप देखें पीओबी मशीन्स जो होती है, पीओएस मशीन्स जो होती हैं, उसको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसके ऑफरिंग की बात करें यहाँ पर तो बाय नाउ पे लेटर जैसी चीज़ें हैं। इसके अलावा रॉयल्टी एंड गिफ्ट सोल्यूशंस है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट टूल्स जैसे मैंने आपको बताया, वो उसका स्थिति देखने को मिल सकती है। इशू प्राइस बैंड जो है वो 210 से लेकर 221 के आसपास, एक लॉट में 67 शेयर्स। और आप देखिए जो टोटल आईपीओ है उसका साइज जो है 3890 करोड़ के आसपास। फ्रेश जो है इसमें 2080 करोड़ के आसपास, और ऑफर फॉर सेल 1820 करोड़, यानी कि फ्रेश इशू जो है इसमें हिस्सेदारी यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर, तो अगर हम लोग फाइनेंशियल्स लेके आए तो उसमें आप ये देखिए 2023, 24, 25 में लगातार जो है टोटल इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर लॉस मेकिंग है। 2023 में 265 करोड़ था, वहाँ से बढ़ गया 2024 में, लेकिन 2025 में इसका आधा रह गया है यहाँ पर जो लॉस है यहाँ पर। उसके बाद एबिटा की बात करें तो एबिटा जो है वो बढ़ रहा है 2024 के मुकाबले 25 में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और बोरिंग भी बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम लेके आए तो आप देखिए 5 रुपये था फ्राइडे को, अब 4 रुपये रह गया यहाँ पे, 1.81%, और 225 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना। 1-2% का ऊपर। मैम मतलब आईपीओ बाजार से अभी दूरी बना लेनी चाहिए क्या, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते थे? उससे ज़्यादा मैम तो आपके स्विंग ट्रेड में उससे अच्छी कमाई हो जाती है, फिर क्यों आईपीओ में पैसे लगाए जाए? देखिए, थैंक यू, लेकिन एक इच्छा होती है, क्योंकि कुछ आईपीओज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से लगता है कि इसमें एक अच्छा गेन, चाहे वो एनटीपीसी ग्रीन जैसे आईपीओज हो। देयर आर सम कंपनीज अर्बन क्लैप, तो वो सेंटी जो ऐसा मूड माहौल जो होता है ना कि आईपीओ से पैसा बनता है, बट हर बार ऐसा नहीं है। आपको बहुत बारीकी से आईपीओ किस चीज का आया है वो भी देखना है, उसकी कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कंपनी का स्कोप बनेगा कि नहीं बनेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमेशा देखनी चाहिए। तो आईपीओ बाजार से पूरा दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छे आईपीओ आ जाए, अभी फिजिक्स वाला वैसा नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट एक बात बोल रही हूँ। सो इस तरह के आईपीओ से बचिए, हमेशा हाइप में पैसा लगाने से तकलीफ होती है। वेल, कमिंग बैक टू दिस पाइन लैब्स, देखिए पाइन लैब का जो बिजनेस इंडस्ट्री है इसमें थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है, थोड़ा चेंज दिख रहा है। पहले जब शुरू में जब यूपीआई पेमेंट्स नहीं थे, क्यूआर कोड वाले पेमेंट्स नहीं थे, तो अमूमन कार्ड का बड़ा चलन था, तो उस समय सभी ने अपने कार्ड्स लिए। लेकिन अभी मुझे याद है, मैंने भी पाइन लैब को वीडियो में रिकॉर्ड किया, तो उसमें कार्ड दिखाते हुए आई रिकॉर्डेड दैट वीडियो, बट हार्डली वी यूज दैट कार्ड पेमेंट्स नाउअडेज। कहीं पर अगर चले ही गए कहीं तो कार्ड पेमेंट्स होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग पेमेंट्स थ्रू गूगल पे एंड ऑल। और साथ साथ इस दौरान जब ये शिफ्ट आ रहा था, उस दौरान पेटीएम भी उभर गया, राइट? तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए एक टफ कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। बट क्या ये बिल्कुल फेल हो सकती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज जो मार्केट साइज है वो बढ़ रहा है, और भारत में अभी भी 100% डिजिटलाइजेशन, कैशलेस पेमेंट नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को जब आप एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ की दिखती है। तो इफ यू आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर तो इसमें पैसा लगा सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं, इट माइट डिसअपॉइंट यू। तो ये क्लैरिटी रखिए। ठीक, हाँ चलिए, अब समय समाप्ति की घोषणा कर दी गई है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। तो मैम कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर तो है, लेकिन क्योंकि मैं लेंस कार्ड बुक करवा रही हूँ, अगर समय हो तो मैं ट्रेड दे देती हूँ, क्योंकि 2-3% का जो भी है वो उनका मैनेज हो जाएगा। जी बताइए मैम। देखिए, मारिको है जो आज की डेट में चल रहा है लगभग 720 के पास में। लेट इट गेट लोड। मैरिको में अभी 720 के पास में है, एंड आई सी कि यहाँ से 735 का एक पहला टारगेट और 750 का एक भाव आ सकता है। और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का अगर नजरिया है तो स्टॉप लॉस रखिए 705 का, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और 690 के स्टॉप लॉस पर रख सकते हैं तो ये आपको नए हाई दिखा पाएगा।
तो ये एक नजरिया है। और एक दूसरा स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, जो आज की डेट में 497 पर है। तो इस रेंज पर इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 460 का। एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट्स रहेगी लगभग 525 से लेकर के, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ सर, 525 से लेकर के लगभग 540-50 तक आप इसमें स्विंग ट्रेड के टारगेट्स देख सकते हैं। 540-50 के हिसाब तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं और जो आईपीओ भी डिस्कस हुआ है। इनफैक्ट ये सिमिलर व्यू हमने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया है। पर्सनली आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इट एंड एवरीबॉडी नोस ट्रेडिंग और इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज प्रदीप जी नहीं है तो मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शानदार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।